ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी युवक भारती के पल्लवन इस गद्य का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने। दरअसल इनकी प्रमुख कृतियां हैं साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र। हिंदी व्याकरण पर भी इन्होंने रोशनी डाली है। दरअसल यह एकांकी विधा है। आपको यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पल्लवन यह कौन सी विधा है। तो पल्लवन यह एकांकी नाटक का एक प्रकार है। दरअसल इसमें कुछ शब्द कठिन दिए हुए हैं, जिसका अर्थ मैंने स्क्रीन पे साथ ही में दिया है, जो परिच्छेद के अनुसार दिए गए हैं। दरअसल पल्लवन यानी क्या? पल्लवन का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार। जिस प्रकार जमीन में एक बीज रोप दिया जाता है, बाद में धीरे धीरे वह अंकुरित होकर एक वृक्ष का रूप ले लेता है, इसे ही हम पल्लवित होना कहते हैं। अर्थात जैसे आपको एक आधा शब्द, काव्य पंक्ति, सुक्ति, उद्घोष, मुहावरा, लोकोक्ति कोई भी दी जाती है और आपको कहा गया है कि इस एक शब्द पर 5 वाक्य बोलिए, तो आपको आसानी से बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में जब उस शब्द का विस्तार करना आता है, उसे ही हम पल्लवन कहते हैं आम भाषा में। जैसे आपको एक शब्द दिया मैंने, पेन, मोबाइल, चश्मा। अब आपको इस पर 5 पंक्तियां कहनी है, तो आसानी से आप 5 पंक्तियां कह सकते हो, है ना? तो ठीक वैसे ही आपको साहित्य पढ़ने के लिए एक प्रश्न परीक्षा में कहिए एक आधा प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें एक आधी काव्य पंक्ति दी जाती है। दरअसल पल्लवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार आपको एक काव्य पंक्ति को बहुत विस्तार में किस प्रकार बताना है। तो पल्लवन करते समय सबसे पहली बात, पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति का काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। अर्थात अगर आपको सामने एक आधा शब्द दिया है, उक्ति दी है, किसी कवि का दोहा दिया हुआ है, तो आप उसी से संबंधित उसका विस्तार कीजिए। किसी अन्य काव्य पंक्तियों को उसमें डालकर वहां उसमें कोई अन्य विषय का समावेश हमें नहीं करना चाहिए। दरअसल जो भी आप वाक्य लिखते हो वे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना होता है पल्लवन करते समय, या कोई भी आपके सामने जब एक विषय दिया जाता है और आप उस पर उसका विस्तार कर रहे हो, तो आपको विषय को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले शब्दों को समझ लेना चाहिए और उसकी कल्पना आपके पहले ही दिमाग में रहनी चाहिए कि हम इसको किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर भाषा में, जिससे कि पढ़ने वाला प्रभावित हो, ऐसी रूपरेखा आपको बना लेनी चाहिए। साथ ही तर्क संगत आपका लिखना होना चाहिए, और अगर आपकी जो शब्द सीमाएं हैं वे भी वहां टूटनी नहीं चाहिए। उस मर्यादा का भी ध्यान आपको पल्लवित कोई भी एक वाक्य है या सुक्ति है, उसका पल्लवन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे न रहो न निराश करो मन को। आपको यह एक काव्य पंक्ति दी हुई है और अब आपको लिखना है इस पर से 5-7 पंक्तियां। तो हम कह सकते हैं कि नर यानी क्या होता है? इंसान। कि तुम इंसान हो, अपने मन को निराश मत करो। तो ठीक है ना, हम इस पर 10 वाक्य लिख सकते हैं कि मनुष्य संसार का एकमेव बुद्धिमान प्राणी है। ऐसी बुद्धि हम दूसरे प्राणियों में नहीं देखते हैं। मनुष्य को भाषा दी गई है, सबसे सुंदर तोहफा। अगर सबसे सुंदर ईश्वर की भेंट है तो वो है मनुष्य के पास बुद्धि है, और बहुत सारी भाषाओं की जानकारी एक आदमी या इंसान रख सकता है। साथ ही मानव मूल्यों को जानना और समझना चाहता है, और वह उसे समझकर संपूर्ण समाज में हित भी कर सकता है, जो कि अन्य प्राणियों में देखने के लिए नहीं मिलता। मनुष्य सदैव प्रयासरत रहता है कि हम समाज का हित कैसे करें। अगर वह खुद ही निराश हो जाएगा तो समाज का हित कैसे करेगा? क्योंकि वो तो सामाजिक प्राणी है, अकेला तो रह नहीं सकता। इसीलिए नर हो
न निराश करो मन को, अर्थात आप इंसान हो, स्वयं के मन को निराश करने से आप कुछ भी नहीं पाने वाले। आपको तो संसार में ऐसे रहना है कि सब आपको देखकर आशातीत हो, आशा की किरण सब में जगाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर एक मनुष्य निराश होता है तो उसके साथ जो 10 लोग बैठते हैं उनमें भी निराशा आ सकती है। कहते हैं ना कि संगति का असर होता है। इसीलिए अपने मन को निराश न करके हमेशा, जिस प्रकार नदी बहती है कलकल करती हुई और सामने कितने ही पत्थर आते हैं तो उसको पार कर वह चली जाती है, मनुष्य के भी जीवन में कितनी ही निराशाएं क्यों ना आए, उसे उसको पार करके हमेशा हंसकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ जो पंक्तियां दी हुई है, नर हो न निराश करो मन को, यहाँ हम कह सकते हैं कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक आशा की एक किरण भी अगर जीवन में होती है तो वह मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। तो देखिए, हमने एक पंक्ति के ऊपर 8 से 7 वाक्य आराम से कह दी है। इसे ही पल्लवन कहते हैं, अर्थात एक उक्ति को आसानी से पल्लवित करना, यह हुआ पल्लवन। अब पल्लवन के लिए जो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपने एक और पंक्तियां, आपने कबीर की पंक्तियां सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, डाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर आपको ऐसी सुक्ति या ऐसा दोहा दिया जाता है तो आप बड़ी ही आसानी से, अगर आपने पढ़ा है, आपके आंखों के सामने से गया है, तो आप बहुत आसानी से इसे पल्लवित कर सकते हो कि व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, कितनी ही किताबें पढ़ ले, कितने ही बड़े ग्रंथों का ज्ञान क्यों ना ले ले, अगर उसमें इंसानियत नहीं है, अगर उसमें भेदभाव की प्रवृत्ति है, तो ऐसा ज्ञान निरर्थक है। ऐसी पोथी पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि एक इंसान में अगर बोलने का सलीका नहीं है, अगर वह प्रेम से बात ही नहीं कर सकता, तो ऐसे ज्ञान का क्या अर्थ है। इसीलिए कबीर ने बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता। जो व्यक्ति 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, अर्थात प्यार से बात करना, प्यार से बोलना, किसी को समझना, अगर वह व्यक्ति में है, इंसानियत उस व्यक्ति में है, तो वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी ज्यादा विद्वान हो सकता है। क्योंकि कबीर तो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, वे अशिक्षित थे, किंतु अनपढ़ नहीं थे, हम कह सकते हैं इनकी ये दोहे पढ़कर। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से हमने इसका अर्थ समझा दिया। तो ठीक है, आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पल्लवन करते समय आपकी जो भाषा है वह कैसी होना चाहिए। आपको जो भी भाषा में आप पल्लवन करते हो उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपकी विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण यानी उसे अलग अलग पृथक करना, उस वाक्य, उस उक्ति को, उस वाक्य को, वो क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आपकी संश्लेषण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आपकी तार्किक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही पल्लवन जो है यह कौन कौन से पदों में सहायक होता है। तो जिन्हें बोलना आता है, जिनकी भाषा प्रभावी है, अर्थात कोई व्यक्ति सबके सामने बोल ही नहीं पाता और किसी की भाषा इतनी प्रभावी होती है कि उनके 2 वाक्य सुनकर हम प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पल्लवन जो है, यह अगर किसी व्यक्ति में पल्लवन करने का गुण है तो आगे जाकर कौन से पदों पर उसके लिए यह बहुत अच्छा होता है। अगर कोई पत्रकार है, उत्कृष्ट वक्ता है, संचालन करने की क्षमता उसमें है, वक्ता एक अच्छा है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, वकील है, तो इन सब के लिए पल्लवन बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि तर्क जब करते हैं, आप में तार्किक क्षमता जो होती है, और अगर आपके पास भाषा है तो आप पल्लवन बहुत ही मजे से कर सकते हो। किन किन व्यवसायों में पल्लवन सहायक होता है। कहानी लेखन में, संवाद लेखन में, विज्ञापन लेखन में, समाचार लेखन में, मीडिया में एक पंक्ति को किस प्रकार 10-10 मिनट तक के ये लोग घोट कर हम तक पहुंचाते हैं, आपने देखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया में जो होस्ट होते हैं, एंकर होते हैं, इनमें भी यह गुण होता है, अर्थात एक बात को बड़ा करने की क्षमता होना, उस पर बहुत ज्यादा बोलने की क्षमता होना। यह तो हुई बात की, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो एक उक्ति, एक सुक्ति, एक उद्घोष, एक पंक्ति, एक काव्य पंक्ति, एखादा मुहावरा, एखादा दोहा अगर आपको आता है,
सामने दिया जाता है और आप उसको किस प्रकार विस्तार करते हो, किस प्रकार सुंदर शब्दों में गढ़कर सामने प्रस्तुति करते हो, यही पल्लवन है। साथ ही कुछ प्रश्न देख लीजिए कि मनुष्य संसार का कैसा प्राणी है, तो गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। मनुष्य विधाता की एक कैसी कृति है, सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। आपको विरुद्धार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, लाभ हानि, सुख दुख, इस प्रकार के। साथ ही पल्लवन का अर्थ पूछा जा सकता है, तो इसका अर्थ है विस्तार करना। और एक बात, पल्लवन और निबंध दोनों में फर्क है। आप पल्लवन और निबंध को दोनों को एक साथ गिनती नहीं कर सकते। पल्लवन एक पंक्ति का विस्तार कुछ 7 या 8 पंक्ति में करना होता है, और निबंध आपके स्वयं के विचार होते हैं जिसमें कहीं भी रोक टोक नहीं होती, इसलिए पल्लवन अलग है और निबंध अलग है। यह छात्र आप अवश्य ध्यान में रखिए। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैंने पल्लवन को आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य पूछिए। धन्यवाद।